हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं चंचल कुमार शर्मा इलेक्ट्रा डिजिटल लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लेसन नंबर 1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। उसमें हम लिगेंड व लिगेंड के प्रकार के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। हमारा लेसन नंबर 9 और जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक। और इसमें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा टॉपिक वहां फिनिश नहीं हुआ था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? लिगेंड के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं यानी दाता परमाणु की संख्या के आधार पर देखें तो अलग टाइप है। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, और एक था इसमें आवेश के आधार पर, यानी हमने बेस अलग ले लिया है। एक लिया है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर और एक आवेश के आधार पर। तो हम लिगेंड के जो प्रकार हैं, नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, ये कह सकते हैं दाता परमाणु की संख्या, यानी नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स के आधार पर हम देखें, यानी दाता परमाणु की संख्या के आधार पर देखें तो लिगेंड का हमने टाइप पढ़ा था मोनोडेनेट, पॉलीडेनेट, यानी एक तंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड, बहुतंतुक लिगेंड। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन बेसिस ऑफ चार्ज, यानी आवेश के आधार पर। तो देखिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आवेश बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो पढ़ा ही होगा। आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, हमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं लेना है। हम केवल चार्ज के आधार पर लिगेंड का प्रकार देख रहे हैं। तो आपने एक धनावेश सुना होगा, ऋणावेश सुना होगा, उसके अलावा न्यूट्रल सुना होगा। ठीक उसी प्रकार यहां जो लिगेंड के जो प्रकार हैं वो ठीक उसी प्रकार से हैं। एक तो धनावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, एक है ऋणावेशित लिगेंड, और एक है बेटा उदासीन लिगेंड, यानी जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न पॉजिटिव और नहीं नेगेटिव। तो आवेश के आधार पर ये 3 प्रकार के लिगेंड बताए गए हैं। अब हम एक एक लेकर चलते हैं और साथ में उनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार में हम पहला ले लेते हैं धनावेशित लिगेंड। पहला क्या है अपना? धनावेशित लिगेंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, धनावेशित लिगेंड किसे कहते हैं? वे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको, जिनके ऊपर क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उन्हें धनावेशित लिगेंड कहते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए NO+ है, NO2+ है, ये धनावेशित लिगेंड है। इनका नाम है जैसे नाइट्रोसोनियम, बेटा आपको नाम इनके याद रखने हैं, नाइट्रोसोनियम, और इसका नाम है नाइट्रोनियम। तो ये हमारा धनावेशित लिगेंड है जिसके ऊपर धनावेश पाया जाता है। तो जस्ट आपको ठीक इसके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव, तो ये धनावेशित लिगेंड है। अब हम देखते हैं ऋणावेशित लिगेंड। अब हम क्या देखते हैं? ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं? तो देखिए सेकंड है अपना ऋणावेशित लिगेंड। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यों ही हम टॉपिक में आगे बढ़ते रहेंगे हमारे लिए
इनका जो चार्ज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऋणावेशित लिगेंड कौन कौन से हैं, देखिए OH माइनस ऋणावेशित लिगेंड, Cl माइनस ऋणावेशित लिगेंड, Nc माइनस ऋणावेशित लिगेंड। इसके अलावा कोई भी हैलोजन है उसका जो आयन है नेगेटिव, फ्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है, आयोडीन का जो आयन है नेगेटिव आयन है, ये लिगेंड। इसके अलावा HCl माइनस ऋणावेशित लिगेंड, इसके अलावा NCS माइनस ये ऋणावेशित लिगेंड है। इसके अलावा SO4 माइनस 2 ऋणावेशित लिगेंड है। इसके अलावा S माइनस 2 ऋणावेशित लिगेंड है, यानी इनके ऊपर आपको चार्ज नेगेटिव ही मिलेगा। SO3 माइनस 2 ऋणावेशित लिगेंड है। इसके अलावा S2O3 माइनस 2 ऋणावेशित लिगेंड है। इसके अलावा C2O4 माइनस 2 क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है। इसके अलावा CO3 माइनस 2 क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है। यानी आपको इनके ऊपर जो चार्ज दिखाई दे रहा है वो क्या है, नेगेटिव। इसके अलावा NO2 माइनस है, ऋणावेशित लिगेंड है। ONO माइनस है, ऋणावेशित लिगेंड है। यानी जो भी लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, और इनके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। और देखिए इनका एक बार नाम देखते हैं। OH माइनस का यहाँ लिगेंड का नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। क्या नाम होगा बेटा, हाइड्रोक्सो। इसका होगा बेटा साइनो, इसका होगा बेटा आइसोसाइनो। इसके अलावा इसका होगा फ्लोरो, और कई बार फ्लोरिडो भी लिखा जाता है, क्लोरिडो भी लिखा जाता है। एनसीईआरटी बुक में क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो इस प्रकार से मिलेगा, तो वो भी सही है और ये भी सही है। ब्रोमो, आयोडो, थायोसाइनेटो, तो ये हमारे ऋणावेशित लिगेंड है। आइसोथायोसाइनेटो, इसके अलावा है सल्फेटो, इसके अलावा है सल्फाइडो, इसके अलावा है सल्फाइटो, ये सल्फेटो, ये सल्फाइटो, ये है थायोसल्फेटो, ये है ऑक्जेलेटो, ये है कार्बोनेटो, ये है नाइट्रो, और ये है नाइट्राइटो। तो इस प्रकार से ये ऋणावेशित लिगेंड है, इनके ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो ऋणावेशित दिया गया है। एग्जांपल्स आपको बेटा याद करने हैं, क्या क्या इनके नाम हैं, क्या किस प्रकार से इनको दर्शाया जाता है, और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर -2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, -2, यानी यहां तक जितने भी इनके ऊपर -2 चार्ज है, इन दोनों पे -1 चार्ज है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इधर जो मैंने लिखे हैं -1 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है, ये चार्ज भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला जो टॉपिक है उसमें हमें इनके चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा षडदंतुक लिगेंड हमने पढ़ा था पहले पिछले टॉपिक में, EDTA -4 जिसके ऊपर -4 चार्ज होता है। षडदंतुक लिगेंड हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका पूरा नाम है, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जिसके ऊपर -4 चार्ज होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे ऋणावेशित लिगेंड, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो। अगला टॉपिक देखिए हमारा है धनावेशित लिगेंड, सॉरी उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड क्या होते हैं कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। भाई उदासीन उसी को तो कहते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, तो वो लिगेंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है वो लिगेंड उदासीन होते हैं। अब उदासीन लिगेंड के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका NH3।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं H2O, थर्ड एग्जांपल लेते हैं CO, फोर्थ लेते हैं NO। इसी प्रकार से और भी इसके एग्जांपल हैं C6H5N पिरिडीन, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा EN एथेन 1,2 डाइएमीन, ये बिल्कुल आपने पढ़ा है। एथेन 1,2 डाइएमीन द्वितंतुक लिगेंड में हमने ये उदाहरण पढ़ा होगा उसमें। तो ये द्वितंतुक लिगेंड है जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यदि आपने पिछले टॉपिक्स, पिछले जो वीडियोस अगर देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां हमने ये देखा था एथेन 1,2 डाइएमीन द्वितंतुक लिगेंड में। अब इन लिगेंड के नाम है, इसका नाम है बेटा एमीन, हमें ये नाम ही याद रखना पड़ेगा। और इसमें ये आधा में आया है, ये भी लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। यानी ये होता है AMMINE, इसको लिखा जाता है बेटा एक्वा। इसका नाम क्या है? एक्वा। देखिए एक्वागार्ड का नाम सुना होगा, आरओ बनाने की जो कंपनी है उसने एक्वागार्ड क्यों रखा है? क्योंकि वाटर का प्यूरिफिकेशन करती है और वाटर को क्या कहा जाता है? एक्वा कहा जाता है। तो यहां हम इस लिगेंड, इन लिगेंडों का जो नाम मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर में यही नाम पढ़ेंगे। यहां अमोनिया नहीं होगा, बिकॉज NH3 here is ligand, then the name of NH3 is amine। यानी यहां ये लिगेंड के रूप में है, लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एमीन। इसके अलावा कार्बोनिल, वैसे इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, बट हेयर इसका जो नाम है वो क्या है? कार्बोनिल है। इसके अलावा NO है वो नाइट्रोसिल है। यही नाम आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। इसके अलावा ये पिरिडीन है और पिरिडीन को शॉर्ट में PY भी लिखा जाएगा, जैसे हमने इसको यहाँ क्या लिखा है? एथेन 1,2 डाइएमीन को EN लिखा है। तो ये जितने भी हैं इनके ऊपर यदि हम चार्ज की बात करें, चार्ज क्या होता है इनके ऊपर, तो इन सभी के ऊपर चार्ज होता है 0। सभी के ऊपर चार्ज क्या होता है? 0, यानी न धनावेशित है न ऋणावेशित है, इसीलिए इनको उदासीन लिगेंड कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे। यानी चैप्टर में इसमें मेन मुख्य भूमिका है वो लिगेंड की होती है। जब तक आपको लिगेंड के नाम, लिगेंड के उदाहरण, लिगेंड के ऊपर चार्ज, इनके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आगे आने वाले टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको लिगेंड क्या है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड पर क्या चार्ज पाया जाता है, लिगेंड का क्या फॉर्मूला है, लिगेंड का क्या नाम है, इन सभी के बारे में यदि जानकारी है तो आगे आने वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये जो भी टॉपिक आएंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को नेग्लेक्ट न करें। देखिए आगे, अब लिगेंड और लिगेंड के टाइप हो गए हैं, लेकिन इसमें एक उभयदंतुक लिगेंड और था, मैं उसको अलग से बता रहा हूं। उभयदंतुक लिगेंड ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर ही है वैसे, लेकिन मैं इसकी व्याख्या अलग से कर रहा हूं। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? देखिए आपने ये जरूर नाम सुना होगा उभयचर। और उभयचर कौन होता है बेटा? मेंढक होता है उभयचर। और उसको उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जल और थल, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो थल होता है और एक जल। यानी वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, इसीलिए उसके नाम के साथ क्या लगा दिया? उभय लगा दिया, उभयचर। अब ठीक इसी प्रकार हमारे पास यहाँ जो लिगेंड है उनमें भी ऐसा ही सिस्टम होने वाला है। देखिए हमारे पास एक CN लिगेंड है, जो आपने नाम सुना है, साइनो का ऋणावेशित लिगेंड है। इस CN लिगेंड में दो दाता परमाणु हैं। ये भी डोनेटिंग एटम है, दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनेटिंग एटम है। बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला डोनेटिंग एटम है, दाता परमाणु है। यहां इसमें कार्बन भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है। लेकिन यहां जैसे ये जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, इसी प्रकार यहां अगर हम ये देखें कि यहां अगर कार्बन डोनेटिंग हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेटिंग हो सकता है, लेकिन बेटा एक समय में केवल एक ही परमाणु दाता परमाणु होगा। इसमें दोनों एक साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं। अगर कार्बन डोनेटिंग है तो ये मेटल के साथ इस प्रकार से बॉन्डिंग करेगा, और नाइट्रोजन डोनेटिंग है तो ये इस प्रकार से मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा।
तो ये हमने क्या देखा कि यहाँ कार्बन डोनेटिंग है और यहाँ नाइट्रोजन डोनेटिंग है, दो दाता परमाणु है, लेकिन एक समय में केवल एक ही काम में आएगा, दूसरा काम में नहीं आएगा। जिस प्रकार से वो जल में रह रहा है तो जल में ही रहेगा, थल में आ जाएगा तो थल में हो जाएगा, एक साथ दोनों में नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ दो दाता परमाणु है, कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये मैंने जो लिखा है ना, ये तीर का निशान, ये क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यानी उपसहसंयोजक बंध है। तो यहाँ ये उपसहसंयोजक बंध है और ये उपसहसंयोजक बंध है। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है और यहाँ कार्बन मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन है वो मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। दोनों एक साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे। उभय तंतुक लिगेंड की ये मुख्य विशेषता है कि दो या दो से अधिक दाता परमाणु होंगे, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु बॉन्डिंग करता है। तो ये क्या होते हैं, उभय तंतुक लिगेंड। और भी इसके एग्जाम्पल हम यदि देखें तो देखिए, इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या है, जैसे NO2 माइनस है, इसमें भी यही स्थिति होती है, एक बार तो बॉन्डिंग ऑक्सीजन कर लेता है और एक बार बॉन्डिंग कौन कर लेता है, नाइट्रोजन कर लेता है। तो इसी वजह से ये भी क्या है, उभय तंतुक ही लिगेंड है। बॉन्डिंग के आधार पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से कौन सा बॉन्डिंग कर रहा है, कौन सा बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहां नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो ये नाइट्रो हो जाता है, और यहां ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है तो ये नाइट्राइट्रो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहां CN बॉन्डिंग कर रहा है तो ये साइनो हो जाता है, और NCN बॉन्डिंग कर रहा है तो ये आइसोसाइनो हो जाता है। यानी बॉन्डिंग परमाणु के आधार पर इनके नाम में भी क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये है हमारे उभयतंतुक लिगेंड। और भी देखिए आप उभयतंतुक लिगेंड में, जैसे एक SCN माइनस, ये भी उभयतंतुक लिगेंड है, इसमें दो दाता परमाणु है, सल्फर और नाइट्रोजन, ये दो दाता परमाणु है इसमें। अगर इसमें मेटल के साथ सल्फर बॉन्डिंग करता है तो ये आ गया, और नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है तो फिर ये आ गया। तो यहां इसको तो कह देते हैं थायोसाइनेटो, इसको तो क्या कह देते हैं बेटा, थायोसाइनेटो, और इसको क्या कह देते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। यानी बॉन्डिंग परमाणु कौन सा है उसके कारण इसके नाम में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये आइसोथायोसाइनेटो है और ये थायोसाइनेटो है। तो ये था बेटा उभयतंतुक लिगेंड। और उभयतंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या दो या दो से अधिक होती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कहने का मतलब उभयतंतुक लिगेंड क्या है, इसकी डेफिनेशन यदि देखें तो क्या होगी, वे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणुओं की संख्या दो होती है, दो या इससे अधिक होती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु, एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाता है। उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो बेटा ये है हमारे क्या, उभयतंतुक लिगेंड।
अब उदाहरण की भी हमने चर्चा कर ली थी बेटा, NO2 माइनस है, CN माइनस है, HCN माइनस है, ये इसके उदाहरण होंगे। ये उभयतंतुक लिगेंड क्यों है, क्या कारण है कि ये उभयतंतुक लिगेंड है, तो इसकी चर्चा अभी हमने कर ली है कि क्या कारण है ये उभयतंतुक लिगेंड है। तो ये हमारे पास बेटा लिगेंड और लिगेंड के टाइप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। हमारा जो सेंट्रल जो एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीकरण अंक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके लिए हमें लिगेंड पर चार्ज क्या होगा वो हमें बताना पड़ेगा, चिड़िया वो हमें बताना पड़ेगा। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे K फॉर FeCN6, ये उदाहरण लेते हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, Fe। कौन सा है, Fe। अब इस Fe का हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। इस Fe का ऑक्सीकरण अंक हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये देखिए आप, ऑक्सीकरण अंक हम किस प्रकार से ज्ञात करें। यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये तो संकुल यौगिक दिया गया है, इस संकुल यौगिक को पहले आयन में विभाजित कर लेंगे। क्या करेंगे, आयनों में विभाजित, ये हमें आना चाहिए। किस प्रकार से हम इसको आयनों में विभाजित करेंगे, हमने इसकी भी चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर ली है। तो आयनों में विभाजित करेंगे यानी इसको धनायन और ऋणायन जो भी है, इसको उन दो टुकड़ों में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो दो टुकड़ों में हम इसे तोड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो देखिए इसमें एक तो K प्लस है और दूसरा क्या है, FeCN6। पहले तो इसको इसमें तोड़ेंगे, पहले जो धनायन था वो पॉजिटिव प्रति आयन है, पॉजिटिव आयन के रूप में आ गया, उसको हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा हमारा जो आया है इसमें वो क्या आया है, FeCN6। यहां जो लिखा होता है वो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो ये इसके ऊपर चार्ज आएगा। ये धनावेशित है तो ये सीधा ऋणावेशित हो गया, लेकिन कितना चार्ज होगा वो जो यहां लिखा होता है वो सीधा यहां चला जाता है, तो 4 - 4 हो गया। अब जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है, -4 प्लस का 4 होना चाहिए, तो यहां हम 4 लगा देते हैं। यानी इसमें आयनों की संख्या यदि पूछे तो कितने आयन है, 5। अगर इसमें आयन्स की संख्या पूछी जाए तो कितने आयन है बेटा, इसमें 5 आयन है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, ऑक्सीकरण अंक। आयनों की संख्या इसलिए बता दी मैंने यहां क्योंकि हमारे तीसरे टॉपिक में हमें आयनों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका भी यहां हमने देख लिया है। अब देखिए, अब आपके पास इसको तो हम छोड़ देते हैं, अब हम इसको ले लेते हैं। इसको हम लेंगे तो क्या आया, FeCN6 -4, ये आ गया। अब हम Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, Fe को तो मान लेते हैं x, यानी यहां तो -4 लिखा हुआ है, वो इसका बीज गणितीय योग है। यहां तो -4 लिखा हुआ है, वो अंदर का क्या होता है, योग होता है। संकुल के ऊपर जो भी चार्ज लिखा होगा, संकुल अपना जो कोष्टक है उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, ये जो चार्ज लिखा हुआ है, ये कोष्टक के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होता है उसके चार्ज का योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो यहां का योग यहां लिखा हुआ है, कहने का मतलब x प्लस और 6 क्या है, Cn, 6 Cn है, इनका योग लिखा हुआ ऊपर, यानी बराबर -4।
तो यहां जो भी लिखा हुआ है वो इनका योग हो जाएगा x प्लस 6। अब बेटा Cn पर चार्ज कितना होता है, तो आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार में हम जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां Cn पर -1 चार्ज बराबर -1। x -6 बराबर -4, कहने का मतलब x बराबर कितना आ गया +2। तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना आया, +2 आया। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। तो K4Fe एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले इसको आयनों में विभाजित कर देंगे, उसके बाद अनायन को छोड़ देंगे, यानी जो प्रति आयन उसी को छोड़ के हम संकुल लेते हैं। संकुल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा केंद्रीय परमाणु है वो इस कोष्टक में, वर्गाकार कोष्टक में, संकुल में या समन्वय मंडल में उपस्थित है। ये हमने यहां ले लिया। अब इनका जो बीज गणितीय जो योग है वो ऊपर लिखा होता है। तो योग किस किस का, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का। तो केंद्रीय धातु परमाणु तो ज्ञात ही करना है, इसको हम x मान लेते हैं। इसके बाद प्लस योग आ रहा है ऊपर, तो 6Cn- बराबर -4। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण अंक आ जाता है +2। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। और भी देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे K3FeC2O4 3। यहां Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसका ऑक्सीकरण अंक आप ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आरबीएससी ने पूछा था 2015 में, राजस्थान बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में कि इसका ऑक्सीकरण अंक आप ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। सबसे पहले इसको आयनों में तोड़ देंगे। आयन क्या आया, K प्लस FeC2O4 3। इसको अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव लगा देंगे। लेकिन कितना नेगेटिव, तो यहां जो लिखा होता है वही यहां चला जाता है। तो कितना नेगेटिव आया, -3। आयनों की संख्या देखें तो -3 है, तो +3 करो तो 3 लगाओ, तो आयनों की संख्या तो 4 आ गई। लेकिन हमें यहाँ आयनों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है Fe के ऑक्सीकरण अंक से। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल में Fe जो दिया गया है इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, x प्लस कितने लिगेंड है, लिगेंड की संख्या है 3। छोटे कोष्टक में जो लिखा होता है वो लिगेंड होता है, और यहाँ लिगेंड की संख्या कितनी है, 3। अब C2O4 -2 पर चार्ज कितना होता है, तो C2O4 जो -2 है उसके ऊपर चार्ज है -2। ऑक्जेलेटो इसका नाम है। बेटा लिगेंड के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आप लिगेंड पर चार्ज, लिगेंड का नाम, लिगेंड के सूत्र याद नहीं करोगे, तब तक आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आवेश के आधार पर लिगेंड, धातु परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड, लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के एग्जांपल, लिगेंड के चार्ज, वो सब आपको याद करने हैं। अब हमारे पास ये मैंने बता दिया कि यहाँ ये लिगेंड है, तो इस पर चार्ज कितना है, -2। उसको हम छोटे कोष्टक के अंदर ही लिख देते हैं बराबर। और क्या बताया, जो यहाँ लिखा होता है वो आगे बराबर में चला जाता है। कहने का मतलब इसका बीज गणितीय योग यहाँ लिखा होता है। अब x -6 बराबर -3, तो x बराबर कितना आया बेटा, +3। तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। आगे देखिए और भी एग्जांपल ले लो, जैसे CuNH3 इसमें हम Cu का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको आयन में विभाजित करेंगे, तो आयन कौन सा बनेगा, CuNH3। अब देखो कोष्टक से जो बाहर होता है वो या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। जो पहले लगा होता है वो धनायन होता है, लेकिन जो बाद में लगा हुआ है ये SO4 वो ऋणायन है। यानी इधर लगा होता है वो पॉजिटिव और जो इधर लगा होता है वो नेगेटिव। अब किसी भी संकुल में या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, यानी दोनों एक संकुल में कभी भी साथ नहीं आएंगे।
यहाँ ऋणायन आया है प्रति आयन के रूप में, तो SO4 पर चार्ज हमें पता होना चाहिए कितना होता है -2। इसका मतलब इसी के बराबर यहाँ चार्ज है +2, क्योंकि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा Mg+2 SO4 -2, तो ये आपसे जुड़वाया होगा, तो आपने इस प्रकार से इसको जोड़ा होगा MgSO4, इसको आपने बराबर मान के कैंसिल किया होगा, +2 से -2 फिर MgSO4। ठीक उसी प्रकार से जब इनको करेंगे तो वापस से वही हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ Cu का ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे, तो Cu को x मान लेते हैं, x प्लस लिगेंड की संख्या कितनी है 4, लिगेंड कौन सा है NH3, और NH3 हमने किसमें पढ़ा था उदासीन लिगेंड में, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0, तो 0 बराबर +2, तो x + 0 बराबर +2, कहने का मतलब x बराबर +2। तो यहाँ Cu का ऑक्सीकरण कितना आया +2 आया। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखिए आप ऑक्सीकरणांक ज्ञात करने का, जैसे K2ZnOH4, इसमें हम Zn का ऑक्सीकरणांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको आयनों में तोड़ेंगे, इसमें धनायन आ गया, संकुल ZnOH4। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज यहां चला जाता है, पहले धनायन है तो ये ऋणायन के रूप में यहां चला जाता है। अब जितना -2 है उतना यहाँ 2 करेंगे, तो इसमें आयनों की संख्या भी देखते रहो, साथ के साथ 3, लेकिन हमें ऑक्सीकरणांक देखना है, ये हमारा टारगेट है Zn का। तो x प्लस कितने लिगेंड है 4, और OH पर चार्ज कितना होता है -1, बराबर ऊपर जो लिखा होता है वो बराबर में चला जाता है। तो x प्लस -4 बराबर -2, कहने का मतलब है x बराबर -2 प्लस का 4 बराबर +2। तो यहाँ हमारे पास ये जो आया Zn, उस Zn का ऑक्सीकरण कितना आया है +2। तो इस प्रकार से हमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना आना चाहिए, बिना उसके हम इनके नाम भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम इनका नाम पढ़ेंगे वहां ऑक्सीकरण अंकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और भी एग्जांपल देखिए, CrNH36 Cl3, ये है हमारे पास, इसमें बाद में ऋणायन आ गया है, तो ये Cl- होता है, ये हमें पता है, CrNH36। अब यहां जो 3 लगा हुआ है, ये 3 कहां चला जाएगा, यहां ऋणायन ये था, तो ये क्या है धनायन। अब आप इसको चाहे जोड़ के भी देख लो, CrNH36 +3 और Cl-, जोड़ो इसको, आयन से यौगिक बनाओ, तो CrNH36 कोष्टक Cl, लेकिन इसका चार्ज इसके पास आ रहा है, इसीलिए यहाँ 3 लगा हुआ है, और जब इसको तोड़ेंगे तो ये इसका चार्ज वापस नहीं चला जाएगा, तो ये हमने इसको वियोजित कर दिया है। अब यहाँ +3 आ गया, अब CrX + 6 NH3 बराबर +3, x + 6 NH3 का क्या है 0 बराबर +3, कहने का मतलब यहाँ इसका ऑक्सीकरण कितना आया +3 आया। तो प्यारे बेटा, आप जब तक ऑक्सीकरण नहीं कर पाओगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल में बुक में उठा के और आपको ऑक्सीकरण अंक उनके ज्ञात करने हैं। और देखिए, जैसे CrNH36 और एक है COF6। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां 2 संकुल एक साथ आ रहे हैं, यहां 2 संकुल एक साथ आ रहे हैं, तो एक तो संकुल क्या होता है धनायन, एक संकुल क्या होता है धनायन, और एक संकुल पे क्या होता है ऋणायन। जब 2 संकुल क्या आ जाएं एक साथ, तो यहां पहले
कोष्टक है उसमें भी लिखा हुआ है, बाद में कोष्टक है उसमें भी लिखा हुआ है। तो यहाँ ये दो संकुल है, एक संकुल ये है और एक संकुल ये है, दो संकुल यौगिक साथ में है। इसमें Cr केंद्रीय धातु परमाणु है और इसमें CO कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है। इसमें लिगेंड NH3 है और इसमें लिगेंड F है, दोनों में अलग अलग है। यानी ये पूरा एक ही एग्जाम्पल है, अलग अलग नहीं है। लेकिन इसको मैंने इसलिए ले लिया है कि इसमें दो संकुल यौगिक एक साथ है, यानी दो को जोड़ के और एक बनाया गया है। अब इसमें इसका भी ऑक्सीकरण ज्ञात करना है और इसका भी ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक से आप करो। देखो F पे चार्ज कितना होता है, -6 है तो -6 इस पे चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे, दो संकुल है ना तो -6 को 2 से डिवाइड कर दो। आप दो संकुल है तो -6 को 2 से डिवाइड करो, हमारे पास कितना आया -3, यहां लगा दो -3। इसी के बराबर -3 यहां लिखा है, इसी के बराबर होना चाहिए लेकिन प्लस में होना चाहिए, +3। तो हमारे पास 2 हो गए। अब इसका ज्ञात करेंगे तो x + 6 NH3 का कितना होता है भाई, NH3 का होता है 0। तो 0 बराबर चार्ज कितना है +3, x बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो x बराबर कितना आया +3। तो यहाँ Cr का ऑक्सीकरणांक कितना है +3। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। इसके बाद आप इस पे आ जाओ, COF6 -3 है तो CO को x मानो, 6 लिगेंड है, कौन से हैं F माइनस है, बराबर कितना है -3। x + 6 F पे -1 होता है -3, x बराबर -3 और +6, x बराबर +3। तो यहां CO का ऑक्सीकरण कितना आया +3 और यहां Cr का ऑक्सीकरण कितना आया +3। ये एक ऐसा यौगिक लिया है मैंने जिसमें संकुल ही धनायन है और संकुल ही क्या है ऋणायन है। यानी यहां भी संकुल है और यहां भी संकुल है, दो संकुल है एक ही यौगिक में। नेक्स्ट देखिए, AgNH3 और AgCN2 ऐसा ही उदाहरण है। इसमें भी दो संकुल हैं। कितने संकुल हैं इसमें? 2। तो क्या करेंगे, सीधा सेकंड कॉलम जो अपना सेकंड जो समन्वय मंडल है इसमें यहाँ ये यहाँ Cn है, Cn1 पर -1 चार्ज होता है लेकिन 2 हैं तो -2 चार्ज हो गया। कितने संकुल हैं? 1 और 2। 2 से डिवाइड करो, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया -1। इस चार्ज को आप यहां ले जाओ तो ये -1 चार्ज है। इसी के बराबर चार्ज यहां होगा +1। जितना -1 मतलब जो अपना सेकंड जो संकुल है उसके ऊपर चार्ज जो दिया गया है वो नेगेटिव में मिलेगा और जितना नेगेटिव मिलेगा पहले संकुल पे उतना ही पॉजिटिव आपको लगाना है। लगा दिया। अब इसको कर लेते हैं एक बार इसको कर लेते हैं। तो इसमें x बराबर हमने क्या माना है, Ag का ज्ञात कर रहे हैं तो x + 2। अमोनिया का क्या होता है, इमीन का 0 बराबर +1, एक चार्ज है तो x बराबर क्या आ गया +1। यानी यहां Ag पर जो आया चार्ज वो क्या आया +1। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये जो संकुल दिया गया था इस संकुल में क्या था Cn-2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब Ag x मान लेते हैं Ag को और Ag + Cn पे चार्ज कितना होता है -1 और संख्या कितनी है 2। तो 2 है तो 2 लगा दिया, -1 चार्ज है -1 चार्ज लगा दिया और बराबर क्या है -1।
AG मैंने लिख दिया है, आप इसको x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2 माइनस 1, तो यहां x माइनस 2 बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या आया? प्लस 1, यानी AG का इसमें भी कितना आवेश आया है? प्लस 1 आवेश आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने लिगेंड के प्रकार आवेश के आधार पर पढ़े हैं। आप उसके उदाहरण याद करिए, बार बार कॉपी में लिखिए, उनको देखिए कितना चार्ज होता है, क्या नाम है, वो सब आपको याद करना है। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीकरण याद करना, 5-6 एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं। लेकिन जब तक आप पेन कॉपी उठाकर अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक उठाइए, लेसन नंबर 9 खोलिए, उसमें जो भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी उदाहरणों को देखिए, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक आप निकालिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका नामकरण, संकुल यौगिकों का नामकरण। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम संकुल यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना वीडियो रहेगा, टॉपिक भी रहेगा, संकुल यौगिकों का नामकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीएससी परीक्षा में इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा इसमें से। इसके अलावा आगे का टॉपिक भी तभी समझ में आएगा जब आपको नाम पता होगा। बिना नाम के क्या कर पाओगे आप, तो नाम भी आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संकुल यौगिकों के नामकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया है आप उसको निश्चित एक बार पढ़ोगे, देखोगे, याद करोगे। धन्यवाद।